हमने उन चैप्टर्स को इस सेशन में देखना है जो कि इजी भी हैं, आप आखिरी टाइम में कर सकते हो। आप उम्मीद सीरीज से कर लो, आप उत्थान से कर लो, आप जहां से मर्जी कर लो, आप अपने लेक्चर नोट से कर लो, लेकिन ये चैप्टर्स तो आप कर ही लो। और सर्कुलर मोशन के बेसिक चीजें देख लो कि सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ये पक्का एक सवाल आएगा सॉलिड्स वाले चैप्टर पे, चाहे स्ट्रेस पे आ जाए, शियर स्ट्रेस पे आ जाए, या अपने पास हुक्स लॉ पे आ जाए, ठीक है ना, किसी पे एक सवाल आएगा। ईएमआई एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें मैं कुछ ऐसे पर्टिकुलर कह नहीं सकता। तो एक ये ईएमआई वाला चैप्टर अगर आपसे हो सके ना तो ईएमआई पूरा ही पढ़ लेना। पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल हो गया, मैं बताऊं ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा भाई पेपर की ऐसी तैसी कर दोगे तुम। हेलो चलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो कि एक तरह से तैयारी सही से नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी तैयारी किसी भी कारणवश से सही नहीं हो पाई है, ठीक है ना, या वो उतना अपने एफर्ट्स नहीं दे पाए हैं, जो भी रीजन रहा हो, ठीक है ना। तो आज जो अपना सेशन है वो उन बच्चों को टारगेट करेगा जिन्होंने बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाई है, ठीक है ना, पेपर एकदम सर पे है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनको आपको करके जाना ही जाना है, ताकि आपका एक डिसेंट स्कोर आ जाए। कैसा स्कोर आ जाए भाई? एक डिसेंट स्कोर आ जाए आपका, और हो सकता है कि आप एक सरकारी कॉलेज भी पहुंच जाओ, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज, बीइंग अ टीचर, मैं ये तो नहीं बोलूंगा भाई कि बिना कलम घिसे आप नीट क्रैक करके पहुंच जाओगे, ठीक है ना। जो भी ये बोल रहा भाई उल्लू बना रहा, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। घिसना तो पड़ता है। आप खुद सोचो कि जो इंसान ने साल भर मेहनत करी, 2 साल भर मेहनत करी है, और एक इंसान एकदम से आखिरी के 1 महीने आके उससे आगे निकलने की कोशिश करे, बहुत मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कह रहा नामुमकिन होता है, बहुत 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 ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि अगर आप आखिरी टाइम में कर लेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि फिजिक्स का अगर आप देखोगे, जब से एनटीए ने ये दारोमदार संभाला है नीट का, तब से आप देखोगे फिजिक्स का जो लेवल हो इजी से मॉडरेट ही आ रहा है, टफ नहीं आता कभी भी, ठीक है। और कुछ चैप्टर्स ऐसे फिक्स हैं जिसमें से सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है भाई, 50 सवाल आते हैं टोटल, तो आप ये समझ लो ऐसा कोई चैप्टर होता नहीं होगा जिसे सवाल ना आए। सवाल सबसे आते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे चैप्टर है जिसे 2 सवाल आ जाते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर जिसे 3 सवाल आ जाते हैं। तो हमने उन चैप्टर्स को इस सेशन में देखना है जो कि इजी भी हैं, आप आखिरी टाइम में कर सकते हो। आप उम्मीद सीरीज से कर लो, आप उत्थान से कर लो, आप जहां से मर्जी कर लो, आप अपने लेक्चर नोट से कर लो, लेकिन ये चैप्टर्स तो आप कर ही लो, पक्का आपका उद्धार हो जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से शुरू करते हैं उन चैप्टर्स के ऊपर। कौन कौन से हैं वो चैप्टर? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वो पहला चैप्टर अपने पास, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। भाई यूनिट्स एंड मेजरमेंट आप पक्का कर लो भाई, पक्का कर लो। क्यों सर? क्योंकि भैया इसमें एक एरर का सवाल आ ही जाता है, एरर का या डायमेंशनल एनालिसिस का एक सवाल आ ही जाता है। बहुत चांसेस हैं, ठीक है ना, कि सवाल एरर या डायमेंशनल एनालिसिस पे आए। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर भी आ सकता है। आज तक एक ही बार आया है, लेकिन हो सकता है इस बार आ जाए। तो इसमें 3 ही टॉपिक हैं जिस पे सवाल आ सकता है, एरर, डायमेंशनल एनालिसिस, और तीसरा क्या है? स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना। इसको पक्का कर लो भाई, कहीं से भी कर लो, उम्मीद सीरीज जहां से मर्जी करना कर लो, लेकिन कर लो पक्का। मैं गारंटी बता रहा हूं, अगर एक सवाल आया तो 4 नंबर पक्के, 2 सवाल आ गए तो 8 नंबर, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। दूसरा आप मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आप कर लो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आप कर लो। उसमें भी कौन सा वाला इंपॉर्टेंट करना है आपको? मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी कर लो यार, मोशन अंडर ग्रेविटी, और एक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन तो वैसे मोशन इन अ प्लेन में आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये चीज कर लो। मोशन इन अ प्लेन में आप ये कर लो, ठीक है ना। और सर्कुलर मोशन के बेसिक चीजें देख लो कि सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये चीजें देख लो बस, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम एंड नॉन यूसीएम एनयूसीएम, ठीक है। ये चीज आप पक्का कर लो, इससे सवाल काफी पूछे जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट एंड मेजरमेंट कर लो आप। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पूरा नहीं करने को कह रहा भाई, मोशन अंडर ग्रेविटी कर लो, ठीक है। मैं भाई ये जो सेशन है सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी नहीं हुई है, जो आखिरी के 10 दिन हैं अपने पास, उसमें कुछ हाथ पैर मारना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो भैया वो बच्चे तो बिल्कुल नया देखें जिन्हें भैया बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, ये सब उनके लिए है भी नहीं है, ठीक।
मोशन इन प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन कर लो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, एनलम मटिया दो, ठीक है, रहने दो एनलम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन रहने दो। वर्क पावर एनर्जी रहने दो, छोड़ो, रहने दो। अच्छा, अब अपने पास क्या आता है, एक टॉपिक आता है सेंटर ऑफ मास को निकालने का। सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आप वो कर लो, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, वो देख लो, फॉर्मूले हैं उसके सीधे सीधे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन वाला चैप्टर, यानी कि एक तरह से आप ये वाला चैप्टर कर लो, पूरा ही कर लो, आप ये वाला चैप्टर आप पूरा कर लो, सेंटर ऑफ मास, इसी में कोलिजन भी आ जाएगा, ये कर लो आप, ठीक है। एनएल हटा दो, वर्क पावर एनर्जी हटा दो, सेंटर ऑफ मास कर लो बस। रोटेशन जो चैप्टर है उसमें टॉर्क हटा दो, एंगुलर मोमेंटम सब हटा दो, बस एक चीज कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मैं कह रहा हूं, मैं जितने आपको टॉपिक्स लिखाऊंगा ना, उनमें से अगर 3-3 टॉपिक भी यार दिन में करते हो ना आप रोज, मैं बता रहा हूं जब तक पेपर आएगा तब तक आप पूरे कर लोगे, बस मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन में जो जो लिख दिया, सेंटर ऑफ मास कर लो। सेंटर ऑफ मास में वही कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, कोलिजन, ये 3 चीजें हैं, वो करना आपको, ठीक है ना। रोटेशन वाले चैप्टर में सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना बस, ठीक है। उसके बाद जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अबव एंड बिलो वाला, ठीक है ना, अबव एंड बिलो, ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी, बस, बाकी रहने दो, छोड़ो, बाकी छोड़ दो, ये कर लो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सर, अबव द अर्थ सरफेस क्या होती है, बिलो द अर्थ सरफेस क्या होती है, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद अपने पास 7 चैप्टर, सॉलिड्स वाला चैप्टर तो कर लो, वैसे उसमें बहुत कुछ काट दिया है, उम्मीद में भी देखोगे भाई 2 घंटे में हो जाएगा वो चैप्टर, 2 घंटे में सिर्फ, ठीक है ना। सॉलिड चैप्टर करके चले जाओ, क्योंकि इससे एक सवाल आएगा ही आएगा, पक्का एक सवाल आएगा सॉलिड्स वाले चैप्टर पे, चाहे स्ट्रेस पे आ जाए, शियर स्ट्रेस पे आ जाए, या अपने पास हुक्स लॉ पे आ जाए, ठीक है ना, किसी पे एक सवाल आएगा, या बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे आ जाए, एक सवाल पक्का आएगा, बहुत छोटा चैप्टर बेटा, 1.5-2 घंटे में कवर हो जाता है, ठीक है ना। उसका अपने पास फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत बड़ा है, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आपके पास समय नहीं है, तो आपके पास अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में समय नहीं है, तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स से पता है ये चीजें कर ले जाओ, सरफेस टेंशन, ठीक है ना, सरफेस टेंशन कर लो, ठीक है ना, सरफेस टेंशन वाला टॉपिक कर लो, एक्सेस प्रेशर वाला टॉपिक कर लो, विस्कोसिटी वाला, टर्मिनल वेलोसिटी, कैपिलरी, ये, और एक स्टोक्स लॉ, ये टॉपिक कर लो बस भाई। मैं आपको चैप्टर क्या, मैं उस चैप्टर के अंदर क्या है वो बता रहा हूं सीधा, वरना तो चैप्टर लिख देता। ये कर लो भाई, मत करो यार बर्नौली फर्नो, रहने दो, इतना नहीं है टाइम, अगर वो करना होता तो अब तक कर ही चुके होते, ठीक है ना, रहने दो, ये कर लो, समय कम है, ये कर लो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, उसके बाद अपने पास जो चैप्टर आ जाता है वो आ जाता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर में आप पता क्या करो, आप उसमें है ना, ये जो कंडक्शन है वो टॉपिक, और रेडिएशन है ये टॉपिक, आप कर लो, समय कम है, कंडक्शन रेडिएशन वाला टॉपिक कर लो, ठीक है ना, कंडक्शन रेडिएशन वाला टॉपिक कर लो, और आप कर सकते हो एक मिक्सिंग प्रॉब्लम। वो नहीं होता कि हम लोग मिक्स कर देते तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, वाली प्रॉब्लम, बस इतना ही, रहने दो बाकी। 10वां केटीजी में कुछ है ही नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कर लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कर लोगे, ठीक है, इतना तो कर ही लोगे,
उसके बाद अपने पास थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में अपने पास वही एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोबारिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, ये कर लो, उद्धार हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, ठीक है ना, ये चीज कर लो। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो अपने पास स्पीड नहीं होती है, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस स्पीड, ठीक है ना, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये वाला टॉपिक। इससे सवाल पूछ लेने का काफी चांसेस, ठीक है। उसके बाद अपने पास आ जाता है एसएचएम वाला चैप्टर। एसएचएम चैप्टर खुद में बहुत छोटा है, ठीक है ना, बहुत छोटा चैप्टर है। एसएचएम वाले चैप्टर में आप एनर्जी ऑफ एसएचएम टॉपिक पढ़ लो, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ एसएचएम टॉपिक पढ़ लो। दूसरा, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम और एक फिजिकल पेंडुलम, ये टॉपिक आप कर लो। समय कम है, आप इतना कर सकते हो, कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। वेव्स वाले चैप्टर में मैं सच बताऊं, वेव्स वाले चैप्टर में सब मटे आओ। इक्वेशन ऑफ वेव देख लो कि सर एक इक्वेशन लिखी होती है, उस इक्वेशन में क्या एम्पलीट्यूड होता है, क्या ओमेगा होता है, क्या के होता है, बस वो इक्वेशन ऑफ वेव, ये वाला टॉपिक समझ लग रही बात। फिर उसके बाद आप एंड में सीधे चले जाओ किस पे, क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्गन पाइप्स, बस छोड़ो बाकी चैप्टर, छोड़ दो। मैं सच बता रहा हूं, समय कम है, उस हिसाब से बता रहा हूं आपको मैं, आप एक डिसेंट स्कोर पा सकते हो। मैं बता रहा हूं, अगर आप इतना पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर आप इससे भी ज्यादा पढ़ सकते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये तो होगा 11th के। 11th के मैंने बता दिया आप क्या क्या कर सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं 12th की। तो 12th में सबसे पहला चैप्टर अपने पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ, समय कम है, आपको बेसिक पता होना चाहिए, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना, कूलम्ब्स लॉ ये पता होना चाहिए। और दूसरा आपको गॉस लॉ, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बस। बाकी रहने दो, बाकी रहने दो सब, मटिया, ठीक है ना, ये टॉपिक कर लो आप। दूसरा चैप्टर अपने पास, हाँ, एक डाइपोल, डाइपोल 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 पढ़ लेना, डाइपोल वाला एक्सियल इक्वेटोरियल, ठीक है ना, एक्सियल इक्वेटोरियल, बस। अच्छा, दूसरा चैप्टर अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये सब करना है। उसके बाद कैपेसिटेंस वाला टॉपिक, कैपेसिटेंस, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, हाँ, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ये वाला टॉपिक करना है आपने, ठीक है ना, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, बस बाकी रहने दो। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, आप बल्ब वाले सवाल कर लो, बल्ब प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज पक्का कर लेना, और मीटर ब्रिज, ठीक है, ये हो गया अपने पास, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, ये सब हो गया। फिर आप इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास इसके अंदर, वो है अपने पास एक तो पावर वाले सवाल, पावर लॉस क्वेश्चंस, पावर लॉस प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, ये वाले आप कर लेना।
बाकी है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले, देखो कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बड़े बड़े सर्किट दे देंगे आपसे पूछा जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, कभी आते कभी नहीं आते, तो रहने देना। समय कम है, बल्ब प्रॉब्लम्स, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पावर लॉस वाली प्रॉब्लम्स कर लेना, ठीक है, समय कम है उसके अकॉर्डिंग। फोर्थ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो आएगा मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड, वो जिसमें गोल गोल घूमता है, चक्कर काटता है, ठीक है ना, ये अलग टॉपिक कर लेना। पूरे चैप्टर में बस ये वाला टॉपिक कर लेना, समय की कमी है, पूरे चैप्टर में बस ये वाला टॉपिक कर लेना, मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड, और एक चीज और, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, समझ लग रही बात। मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड, वही जो भी केसेस होते हैं कि सर्कल में घूमता है या हेलिक्स में घूमता है वाला, मैग्नेटिक मूवमेंट कर लेना। और एक चीज वो टॉर्क वर्क वाली चीज कर लेना कि भाई टॉर्क क्या होती है, टॉर्क एक पोटेंशियल एनर्जी वाला भी होता है, ठीक है ना, ये वाली चीज भी कर लेना। टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी इसमें भी आएगा, डायपोल में भी, ठीक है ना, टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, ये वाली चीज, ये चीज कर लेना, ठीक है। बाकी हटाओ। फिफ्थ, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में सबसे पहले तो ना डायमैग्नेटिज्म, ठीक है ना, वही पैरा मैग्नेटिज्म, फेरो, ठीक है, ठीक है ना, और मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट, बस इसके अलावा रहने दो। रहने दो सब। नेक्स्ट आता अपने पास ईएमआई। ईएमआई वाले चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आता अपने पास कौन सा, फैराडेज लॉस के ऊपर सवाल, फैराडेज लॉ। मैं सबसे बताऊं ना, ईएमआई एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें मैं कुछ ऐसे पर्टिकुलर कह नहीं सकता, तो एक ये ईएमआई वाला चैप्टर अगर आपसे हो सके ना तो ईएमआई पूरा ही पढ़ लेना, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, ठीक है ना, कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें काफी कुछ कटवा भी दिया है, ठीक है ना, तो ईएमआई कोई बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, आप कर लेना इसको, ठीक है। अगर आप दिन में 3-3 टॉपिक भी करोगे ना, इतना टाइम है अभी भी, आज क्या 17 है, पेपर तक आप कर लोगे, ठीक है, उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ नहीं करा अभी तक, ठीक है ना। 7th, एसी। एसी वाले चैप्टर में आप एवरेज करंट निकालना, ठीक है ना, एलसी सर्किट सीरीज, सॉरी आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, और एलसीआर सर्किट रेजोनेंस, बस। और एक एंड में ट्रांसफॉर्मर है, वो, ये टॉपिक कर लेना, बाकी रहने देना, ठीक है ना, आरसी आरएल एलसीआर रेजोनेंस ट्रांसफॉर्मर, ठीक। नेक्स्ट आया था अपने पास रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आपने क्या करना है, रे ऑप्टिक्स में सीधा आपने प्रिज्म करना है, लेंस का कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है ना, लेंस का कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट्स करने हैं बस, बाकी मिरर वगैरह मत आओ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ठीक है ना, मिरर, सॉरी इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, ठीक है। अच्छा लेंस वाले में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस तो आप कर ही लोगे ना, सवाल कैसे सवाल आते हैं, ठीक है ना, वो आपको पता ही है, आप देख लोगे। 9th, वेव ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में आपने सीधा सीधा जंप मारना वाईडीएससी पे, ठीक है ना, वाईडीएससी पे और पोलराइजेशन, ठीक, बाकी रहने देना, वाईडीएससी पोलराइजेशन, बस ये दो चीजें कर लेना। 10th, आते हैं किसके ऊपर, डुअल नेचर ऑफ मैटर यानी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में टॉपिक लिख देता हूं, कौन कौन से करने हैं आपको। आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, ये करना है आपने,
वो 3 चैप्टर है ना, क्या कहते हैं अपने पास, डुअल नेचर, फिर उसके बाद एटम्स, फिर न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स, उनके सीधे टॉपिक लिख देता हूँ क्या क्या करना है आपको। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है। एटम वाले चैप्टर में आपने जो चीज करनी है वो क्या करना है, आपने बोहर पोस्टुलेट्स पढ़ने एंड प्रॉब्लम, उनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा रहा है तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये सब चीजें, ठीक है ना। थर्ड न्यूक्लियर वाले चैप्टर में आपने क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी वाला कंसेप्ट पढ़ना है आपने कि क्या बाइंडिंग एनर्जी होगी, ठीक है ना, ये वाला टॉपिक समझ लग रही है। और स्टेबिलिटी, कि भैया कैसे भाई अपने पास स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना, ये बाइंडिंग एनर्जी में आ जाएगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पढ़ोगे तो स्टेबिलिटी सेम आ जाती है। आपने पढ़ा न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, बस ठीक है, ये हो गया। और एक लास्ट टॉपिक अपने पास आ जाएगा सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर्स में आपने अगर अपने पास समय नहीं है तो आपने सेमीकंडक्टर का क्या कर लेना है, पीएन जंक्शन, डायोड, उसके ऊपर सवाल भी आते हैं, जीना डायोड, ठीक है ना, सोलर सेल, जो एनसीईआरटी में रीडिंग है वो मार लेना बस पेज की, ठीक है ना, और फोटो डायोड, एलईडी, बस। और एक आखिरी में अपने पास जो रह जाएगा सिंपल सा अपने पास जो आखिरी में अपने पास रह जाता है, ठीक है ना, वो 0 1 1 0 वाले, ठीक है ना, जितने भी अपने पास एंड गेट, और गेट, नॉर गेट है, ठीक है ना, तो एंड और नॉर कर लेना, ठीक है ना। तो कहां पे लिख दूं मैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, एंड गेट और नॉर नॉट, ठीक है ना, नैंड, ये पढ़ लेना, बस उद्धार हो जाएगा बेटा, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मैं सच बता रहा हूं, इसमें भी इससे आप 180 में से 100 नंबर ला सकते हो, क्या पता 100 से ऊपर आ जाए, मैं सच बता रहा हूं आपको, सच बता रहा हूं आपको बेटा, 100 से ऊपर नंबर आ सकते हैं इसमें भी, ढंग से पढ़ लोगे तो, ठीक, गारंटी है, ठीक है। तो यही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे सवाल आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है ना। ये मतलब इस हिसाब से देखे गए, मैंने काफी देखा है कि मतलब पिछले प्रीवियस ईयर्स को देख के कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे ज्यादा सवाल पूछ जाते हैं, ठीक है ना, यही वो टॉपिक्स हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन समझ आया होगा, क्या किन बच्चों के लिए, पहली बात सबके लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी, अभी भी करना चाहते हैं, तो कुछ तो उखाड़ सकते हैं वो वहां पे, ठीक है ना। अगर पूरी मेहनत से करेंगे तो मैं बता रहा हूँ 100 नंबर से ऊपर नंबर आ सकते हैं, 110 120 कुछ भी आ सकता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा 150 आ जाएंगे, ये भी याद रखना, 100 से ऊपर आ सकते हैं, ठीक है ना, अगर अच्छे से कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी मेरी बातें, ठीक। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2024 एग्जाम, ठीक है ना। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने भी साल भर मेहनत करी है, पूरे साल अपने आप को घिसा है, तपस्या की है, संघर्ष किया है, उन सब की तपस्या, संघर्ष, मेहनत सब रंग लाए, ठीक है ना। जिस दिन भी आप उस एग्जाम हॉल में जाओ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखना कि आपने पूरे साल भर जो मेहनत करी है वो आपके साथ है, आपके परिवार वालों का, आपके टीचर्स का, सबकी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अपना पूरा 200% देना, ठीक है ना, कोई मलाल मत रखना, किसी चीज के बारे में मत सोचना, वो 3 घंटे आपके हैं, मत सोचना गर्मी है, पंखा आपके सर पर नहीं है, या आपको अच्छा पेन नहीं मिला, या ये नहीं मिला, वो नहीं चला, आपको भले ही उंगली में ना चुभो के पेन खराब हो जाए, भले ही आपको उंगली में ना निप चुभो के खून से है ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े ना, आप करना, बैठना मत वहां पे, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि नीट का जो एग्जाम है ना वो क्या है, टाइम गेम का है, टाइम बहुत जरूरी है उसमें, ठीक है ना, टाइम और एक्यूरेसी। पेपर टफ नहीं आता नीट, टाइम और एक्यूरेसी चाहिए, समय की कमी है, और उस समय की कमी में जो एक्यूरेट और प्रिसाइजली काम करता है, यानी कि एक्यूरेसी प्रिसीजन जिसका बढ़िया है, वही नीट के एग्जाम को क्रैक करता है, ठीक है ना। मानता हूं बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वहां पे सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं। आपने सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, आपने पेपर को एक बार देखना है, ठीक
ठीक है ना। हो सकता है किसी की ऐसी आ जाए जिसमें फिजिक्स का पहले क्वेश्चन टफ हो, दूसरा ही क्वेश्चन टफ हो, तो आपने क्या करना है, आखिरी क्वेश्चन से शुरू करना है, ठीक है ना। पहले आप वो क्वेश्चन देख लो जिसमें फिगर बनी हो, क्योंकि फिगर वाले क्वेश्चन जनरली हो जाते हैं। आप पहले उन क्वेश्चन को ढूंढ लो, चाहे जो टॉपिक आपको इजी लगे या आपको इजी लगता है, जिसमें आपको ऐसा लगता है मेरी कमांड ज्यादा है। तो क्योंकि ये ना होता क्या, जब आप, क्योंकि मुझे पता है मोस्टली बच्चे फिजिक्स एंड में करते हैं, ठीक है ना, मोस्टली बच्चे फिजिक्स एंड में करते हैं। तो होता क्या है कि जब फिजिक्स आप एंड में करते हो, तो अगर आपका बायोकेमिस्ट्री ने ज्यादा टाइम ले ली तो आप अलग प्रेशर में आ जाते हो, ठीक है ना। और फिजिक्स का अगर पहला दूसरा सवाल ना बने तो फिर तीसरा चौथा बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, भले ही आप कितने तेज रहे हो, क्योंकि आप एक प्रेशर में आ जाते हो। तो उस प्रेशर को हटाने के लिए आप सबसे पहले, जब भी आप फिजिक्स में कूदे ना, तो सबसे पहले उस टॉपिक के सवाल को ढूंढना उस पेपर में जो सबसे स्ट्रांग है आपका। पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल हो गया, मैं बताऊं ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा भाई, पेपर की ऐसी तैसी कर दोगे तुम, ठीक है। तो बस अपने ऊपर भरोसा रखना, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखना, और हम सबके आशीर्वाद, बेस्ट विशेष सब आपके साथ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ के आना। बाय बाय।